नमस्कार। माँ शारदे की शरण में यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके सामने अनिल व्यास हिंदी के लिए समास का एक टॉपिक शुरू कर रहा हूँ मैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहले समास के बारे में विश्लेषण। समास का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। देखिए, सार्थक मेल को समास कहेंगे और सार्थक समूह होता है उसको वाक्य कहेंगे। तो यहाँ पे सार्थक मेल है उसको समास कहते हैं। समास को 6 भागों में विभक्त करते हैं, अर्थात बांटते हैं। 6 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 समास बनता है आपके इसमें कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के लगभग 3 परिभाषाएं पेपर में पूछी जाती है। सबसे पहला कर्मधारय समास का परिभाषा बनती है, वो होता है आपके दो या दो से अधिक विशेषण विशेष्य, अर्थात कह सकते हैं जिस समास का पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताते हैं, ये होगी इसकी पहली परिभाषा। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा। दूसरी परिभाषा बनती है पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो ये होगी इसकी दूसरी परिभाषा, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। तीसरी परिभाषा हो जाएगी इसकी एक पद उपमेयिका और दूसरा पद उपमान होता है। तो ये 3 परिभाषाएं हो गई। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, एक परिभाषा। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, दूसरी परिभाषा। और तीसरी हो जाएगी इसका एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान। तो इसको मैं विस्तृत रूप से उदाहरण के आधार पर समझाता हूं। नंबर 1 उदाहरण जिस प्रकार बनता है नीलांबर। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है कि नीला है अंबर। अंबर की विशेषता यहाँ पे हो गई, इसलिए हो गया पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। यहाँ पे और हो जाएगा आपके जिस प्रकार महात्मा शब्द लेते हैं अपन, तो महान है जिसकी आत्मा। तो यहाँ पे आत्मा की विशेषता बताई जा रही है कि वो महान है। इसी प्रकार तीसरी परिभाषा बताई थी मैंने, एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान। तो इसके लिए आपके सामने एक उदाहरण बनता है घनश्याम, नरसिंह। तो आप देखते हो कि पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान है, यानी घन की उपमा दी हुई है श्याम को और नर की उपमा दे रखी है, यानी शेर की उपमा नर को दे रखी है। तो उपमेय का मतलब होता है जिसको किसी की उपमा दी जाती है, और उपमान का मतलब होता है जो उपमा दी हुई है। तो यहाँ पे नर हो जाएगा उपमेय, क्योंकि नर को शेर की उपमा दी हुई है, तो जिसको उपमा दी जाती है वो होता है उपमेय, और जिसकी उपमा दी जा रही है वो हो जाएगा शेर। तो इस प्रकार इसकी हो जाएगी 3 प्रकार की परिभाषाएं। पहला पद दूसरे पद की विशेषता, तो पहला पद दूसरा पद की विशेषता बता रहा है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, तो महान यहाँ पे हो जाएगा विशेषण और आत्मा हो जाएगी उसकी विशेषता। तो ये हो जाएगा आपकी कर्मधारय समास। तो एक बार फिर देख लीजिए आप, कर्मधारय समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, पहला पद दूसरे पद यानी पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है। तो ये हो गया इसका पहला भेद। दूसरा भेद अगर अपन देखते हैं तो ये होता है आपके बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का तात्पर्य होता है जिस समास का तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है,
यानी तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है। इसकी परिभाषा भी एक प्रकार से पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा समास होता है जिसके दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, तो वो होता है बहुब्रीहि समास, तीसरा या अन्य पद प्रधान। इसकी विशेषता ये रहेगी कि इसमें जो भी इसके उदाहरण पूछे जाएंगे उसके पीछे उसकी कोई न कोई विशेषता छुपी हुई होगी, यानी विशेषता के आधार पर बहुब्रीहि समास है। जैसे सपोज कर लीजिए उदाहरण के रूप में आपको शब्द दे दिया गया है वीणा पानी, इसमें आपके सामने दो शब्द दिए हुए, एक दिया हुआ है वीणा और दूसरा दिया हुआ है पानी। तो यहाँ पे तीसरा पद निकल के आएगा माँ शारदा या माँ सरस्वती, तो तीसरा पद यहाँ पे हो जाएगा प्रधान। इसी प्रकार अगर आप देखते हो हिरण्यगर्भ शब्द बनता है, तो यहाँ पे दो शब्द है, हिरण्य सोने से बना हुआ, गर्भ जिसका वो होते हैं भगवान ब्रह्मा। इसी प्रकार दशानन का नाम आपने सुन रखा होगा, 10 से आनंद जिसके, तीसरा पद हो जाएगा इसका रावण। तो ये हो जाएगा आपके जिस समास का तीसरा या अन्य पद प्रधान हो, यहाँ पे तीसरा पद मां शारदा, यहाँ पे तीसरा पद ब्रह्मा और यहाँ पे तीसरा पद हो जाएगा रावण। तो ये हो जाएगा आपके बहुब्रीहि समास, जिस समास का तीसरा या अन्य पद प्रधान। ऐसे एक परिभाषा और है इसकी, ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, तीसरा पद प्रधान होता है, वो हो जाएगा आपके बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके समास दो। अभी तक अपन ने दो समास किए, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तीसरा समास बनता है अपने द्वंद्व समास। ये एक ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान, और इसका जिस समय भी अपन विग्रह करेंगे उस समय और या इत्यादि शब्द का प्रयोग होगा, और या इत्यादि। द्वंद्व का तात्पर्य हो जाएगा और शब्द का वहां प्रयोग होगा जहां आपस में कोई जोड़ा हो, या का प्रयोग आपस में जो विलोम होगा, या फिर आपस में कोई दो संख्यावाची शब्द आपको दे दिए जाएंगे उसमें या का प्रयोग हो जाएगा। इत्यादि का मतलब होता है कोई तीसरी वस्तु का आना संभव हो, तीसरी वस्तु का आना संभव हो, तो वहां पे हो जाएगा आपके इत्यादि का प्रयोग। ठीक है, तो जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करते समय और या इत्यादि का प्रयोग हो, और का प्रयोग होगा जैसे जोड़े में आप देख लीजिए उदाहरण में, जैसे माता पिता आपको दिया हुआ है उदाहरण, तो ये आपस में जोड़ा हो गया, तो जोड़े के लिए और का प्रयोग, जैसे माता और पिता हो जाएगा। इसी प्रकार पार्वती परमेश्वर दे दिया जाए, तो यहां पे भी अगर आप देखते हो तो पार्वती और परमेश्वर हो जाएगा। तो जहां पे आपस में जोड़ा होगा वहां पे होगा और का प्रयोग। विलोम जिस प्रकार आपको दे दिया जाए दिन रात, तो ये आपस में विलोम है, तो यहां पे बन जाएगा दिन या रात। संख्यावाची दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया जाए लाख, 2 लाख, तो जहां पे संख्यावाची आपस में आ जाता है तो वहां पे भी बन जाएगा या का प्रयोग, लाख या 2 लाख बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके या का प्रयोग। अब इत्यादि के लिए जैसे आपको दे दिया जाए चाय पानी, तो चाय पानी में इत्यादि का प्रयोग क्यों होगा? क्योंकि चाय पानी के साथ वो बिस्कुट भी दे सकता है, आपको कुछ और भी वस्तु दे सकता है, तो इसलिए इसमें आपके बन जाएगा चाय पानी इत्यादि। इसी प्रकार आप देखते हो दाल रोटी, तो इसमें भी तीसरी वस्तु हो सकता है, किसी को पापड़ का शौक हो तो वो पापड़ ले सकता है, अचार का शौक हो तो अचार ले सकता है। तो यहाँ पे दाल रोटी इत्यादि हो जाएगा। तो तीनों क्लियर रहेगा आपके, दोनों पद अपने आप में प्रधान है। जिस समय विग्रह करेंगे उस समय और या इत्यादि का प्रयोग होगा। तो और का प्रयोग मैंने बताया जहां पे आपस में जुड़ा हो,
कहने का मतलब ये हो गया जिसकी अपन को सामने दिखाई देती दोनों वस्तुओं, उसके लिए और का प्रयोग होगा। जैसे माता और पिता, पार्वती और परमेश्वर हो जाएगा। या का प्रयोग या तो आपस में विलोम होगा, जैसे सुख दुख दे दिया जाए, ठीक है, या फिर संख्यावाची होगा, लाख या 2 लाख हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा इसमें इत्यादि का, जैसे चाय पानी है तो चाय पानी इत्यादि हो जाएगा, दाल रोटी है तो दाल रोटी इत्यादि हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके द्वंद्व समास। एक बार तीनों समास में बोल देता हूं। नंबर 1 बताया था कर्मधारय समास, जिस समास का पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, या पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य होता है, या उपमेय या उपमान होगा। दूसरा बनता है इसमें आपके बहुब्रीहि, जिस समास का तीसरा या अन्य पद प्रधान हो, अर्थात उसकी परिभाषा एक ये भी बनती है, ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान हो अर्थात तीसरा पद प्रधान हो, वहां पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। इसमें आपको पौराणिक शब्द पूछे जाते हैं किसी विशेषता का कारण। तीसरा है आपके द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो अर्थात विग्रह करते समय और या इत्यादि का प्रयोग होता है, वहां पे हो जाएगा आपके द्वंद्व समास। हाँ, तो अगला समास नंबर 4 पे है द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब होता है जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। अब इसमें संख्यावाची का मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि एक मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूं, नंबर 1 से लेकर 10 तक और 10 से लेकर 100 तक जो भी संख्या संबंधित उदाहरण पूछा जाएगा वो आपका होगा, बाहरी आवरण होगा वो होगा द्विगु समास का। अंदर आपके 11 से लेकर 99 तक जो भी रहेगा वो सारे उदाहरण बनेंगे आपके द्वंद्व समास के। 1 से लेकर 10 तक और 10 से नीचे वाली संख्या रखनी है आपको 10 से लेकर 100 तक, इससे संबंधित जो भी उदाहरण बनेंगे वो आपके बनेंगे द्विगु समास के। जैसे उदाहरण में आपके दिया हुआ है सप्ताह है, दोपहर है, एकांकी है, इसी प्रकार पंचपात्र है, शताब्दी है। तो इनमें पहला शब्द संख्यावाची है, वो भी संख्यावाची 1 से 10 और 10 से 100 के बीच का है। तो और इसमें आपके बोध कराएगा समूह का। अगर आप इसका विग्रह करते हो तो 7 दिनों का समूह, 2 प्रहर का समूह, एक एकांकी का समूह हो जाएगा, या एक अंक के नाटक का समूह हो जाएगा, 5 पात्रों का समूह और 100 वर्षों का समूह। अब इसमें 11 से लेकर 99 तक का, जिस प्रकार इसमें आपको एक दे दिया है शब्द 38। अब इसमें हो सकता है परिभाषा के आधार पर कहते हैं अड़ का मतलब 8 होता है, 30 का मतलब 30 होता है। चूंकि अगर इसका अपन विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह बनता है 8 और 30। तो अपन ने देखा था और का प्रयोग किसमें जा रहा था, द्वंद्व समास में। तो ये याद रखना है कि 11 से लेकर 99 तक का जो भी उदाहरण पूछा जाएगा वो होगा आपके द्वंद्व समास का, और 1 से लेकर 10 और 10 से लेकर 100 तक जो भी उदाहरण बनेगा वो आपके बनेगा द्विगु समास का। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसको द्विगु समास कहते हैं। इसका विग्रह करते समय समूह का बोध होता है, तो ये हो जाएगा आपके द्विगु समास। इसी प्रकार नंबर 5 पे आपके है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में 3 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात है जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा जिस समास का बाद वाला पद प्रधान होता है, तीसरा जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तो 3 परिभाषाएं हैं इसमें आपके, तीनों साथ में कर रहा हूं मैं। जिस समास का उत्तर पद बाद वाला पद या फिर दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास का जिस समय अपन विग्रह करेंगे उस समय
कारक चिन्हों का प्रयोग होगा। विग्रह करते समय कारक चिन्हों का, कारक चिन्ह मतलब कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, अब करण और से में और अपादान से में अंतर ये रहेगा, करण से का मतलब होता है किसी माध्यम का सहारा होगा और अपादान का मतलब होता है कोई वस्तु अपने स्थान से अलग हो जाएगी। उसके बाद संबंध में का के की रा रे हो जाएगा, अधिकरण में मैं पेपर। जिस प्रकार उदाहरण देखिए इसमें आप उदाहरण के रूप में प्रत्येक का अलग अलग उदाहरण, जैसे सपोज कर लीजिए आपको दे दिया है स्वर्ग प्राप्त, अगर इसका विग्रह करते हो तो विग्रह बनता है स्वर्ग को प्राप्त। तो इसका जो लिखेंगे वो लिखेंगे अपन कर्म तत्पुरुष समास। इसी प्रकार कर्म का हो गया, आपको दे दिया जाए हस्तलिखित, तो हस्तलिखित के लिए माध्यम बन गया, तो माध्यम के लिए आपके कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, तो इसमें बन जाएगा हस्त से लिखित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके करण तत्पुरुष हो जाएगा। इसी प्रकार हवन सामग्री दे दिया जाए, तो हवन सामग्री के लिए हवन से के लिए सामग्री होती है, तो ये बन जाएगा हवन के लिए सामग्री हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा के लिए आपके हो जाएगा संप्रदान। इसी प्रकार पदच्युत दे दिया जाए, तो यहां का हो गया पद से अलग करना, तो किसी वस्तु का अलग होना अपादान कारक में जाता है, तो पद से च्युत करना हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा आपके अपादान तत्पुरुष अलग होने का भाव। इसी प्रकार राजपुत्र दे दिया जाए, तो यहां पे संबंध हो गया आपस में, तो इसका विग्रह करेंगे तो ये बन जाएगा राजा का पुत्र, तो ये हो गया आपके संबंध तत्पुरुष। इसी प्रकार आपके दे दिया जाए इसमें नर पुंगव, काफी बार पेपर में पूछा हुआ है, पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ, वर का मतलब भी होता है श्रेष्ठ, तो ये हो जाएगा नरों में पुंगव कर दीजिए, चाहे वहां पे श्रेष्ठ कर दीजिए, तो मैं पेपर हो जाएगा आपके अधिकरण तत्पुरुष, तो ये हो जाएगा आपके तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद बोले तो बाद वाला पद प्रधान होता है, वो हो जाएगा आपके तत्पुरुष समास। कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, इसकी विशेषता रहेगी, और इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होगा, इसमें कर्ता और संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद इसमें आपके जो अंतिम समास बचा है वो आपके है अवयवी भाव समास। इस समास की विशेषता ये रहती है, पेपर में प्राय पूछा जाता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता याद रखो, ऐसा उदाहरण जिसकी शुरुआत किससे होती है, उपसर्ग से होती है। तो इसमें आपके बनेगी परिभाषा, जिस समास का पहला पद अव्यय उपसर्ग या प्रधान होता है, तो इसमें 3 परिभाषाएं बन जाएगी। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसको विभाव समास कहते हैं, जिस समास का पहला पद उपसर्ग से संबंधित होता है उसको विभाव समास कहते हैं, और जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसको विभाव समास कहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ उदाहरण के रूप में आ जन्म दे दिया जाए, तो आ इसमें हो गया उपसर्ग आपके, जिसको जन्म पर्यंत कहते हैं। इसी प्रकार निर्धन, निर्धन उपसर्ग है आपके निर, इसी प्रकार इसमें आपके हो जाएगा शास्त्रम यानी शास्त्र, तो स इसमें उपसर्ग हो जाएगा आपके। निर्जल दे दिया जाए तो निर उपसर्ग हो जाएगा। यथाशक्ति दे दिया जाए तो यहाँ पे यथा उपसर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार जिस समास का पहला पद उपसर्ग से संबंधित या अवयव से संबंधित होता है उसको अविभाव समास कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपके 6 भेद समास। धन्यवाद। आज मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया है, अगर वो आपको अच्छा लगे
तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं फिर आपके सामने एक बार फिर नए वीडियो के साथ प्रस्तुति दूंगा। धन्यवाद।